Okay, so we have discussed three topics in periodic table. First is a classification of elements के बारे में बताया कि कैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, T ब्लॉक, F ब्लॉक में हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहला लेक्चर में था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया, और जो कल हमने लेक्चर दिया था प्रीवियस लेक्चर, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए बताया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके जगह पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंपॉर्टेंट है, कि किसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने का जो कैपेसिटी है वो केवल प्रोटॉन की संख्या पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो सील्ड करता है उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी संख्या पर निर्भर करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन भी आपने सीखा था, और आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको कि आप आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते होंगे, एनर्जी या इंथैल्पी। अब एनर्जी और इंथैल्पी का थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। हालांकि शॉर्ट सिंबल में ये बहुत अच्छा है, आयनाइजेशन ई लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, जिसको कि आप आयनाइजेशन इंथैल्पी कह सकते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। आई स्टैंड्स फॉर बोथ, ये तो अच्छी बात है। और इसके बाद हम लोग इंथैल्पी और एनर्जी का डिफरेंस करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स में इंथैल्पी का सिंबल है H, और यह H जो है ये U प्लस पीवी के बराबर है, जहां U है इंटरनल एनर्जी। और आगे चल करके जैसा कि हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ये वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है। जितने भी तरह की एनर्जी हो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आप जोड़ दें वो सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, न्यूक्लियस का एनर्जी, वाइब्रेशन का एनर्जी, रोटेशन का एनर्जी, आप और भी कोई सी भी एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आप सोच सकते हैं वो डाल दीजिए यहाँ पे। सभी एनर्जी का जोड़ कहलाता है इंटरनल एनर्जी। अब कहते हैं कि जिस एनर्जी का मान ही नहीं पता कि कितना एनर्जी हम जोड़ रहे हैं, ये आपको मालूम नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी का मान पूरी तरह से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। और ये कितनी अच्छी बात है कि इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम को कितना है इसकी कहीं आवश्यकता भी नहीं है। तो कहेंगे फिर हम पढ़ते क्यों है इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली सिस्टम की टोटल कैपेसिटी, टोटल एनर्जी कंटेंट है, और हम चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे U1 किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है और बाद में उसका इंटरनल एनर्जी हो गया U2, तो वी आर एसोसिएटेड विथ U2 माइनस U1, दैट इज कॉल्ड डेल्टा U। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा U। अब U1 से U2 कैसे हो सकता है, तो एनर्जी कैसे बदल सकता है? तो आप सिस्टम को थोड़ा हीट दे दीजिए, प्लस क्यू कर देते हैं, सिस्टम में थोड़ा सा काम भी कर दीजिए, तब भी इंटरनल एनर्जी बदल जाएगा। तो U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू U2, और आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस ऑफ माइनस डब्ल्यू। ये देखिए, दिए जो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है कि Q स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम। और यह जब अमाउंट ऑफ हीट जो है यह क्या काम करता है, तो दो काम करता है। पहला इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है, और दूसरा सिस्टम के द्वारा कुछ काम किया जाता है। माइनस डब्ल्यू का मतलब हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो Q हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। ये जो W है, W इज डिफाइंड एज माइनस पी डेल्टा V, तो ये Q हो गया डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। अब यह वर्क जो है यह पी डेल्टा V कैसे है, तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, कंटेनर में कोई गैस बंद है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, जो पिस्टन में
कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन से वर्क होता है, तो इस वर्क का मान W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर होता है। अब यह Q जो है ये हो गया डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। अब मान लो कि डेल्टा V का मान 0 हो, जिससे कि सिस्टम कोई काम नहीं करता है, तो Q भी इक्वल्स टू डेल्टा U, यानी सारा जो हीट है वो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज हो। अब कहोगे हम किसी सिस्टम को हीट दें और वह सिस्टम कोई काम ही नहीं करे तो फिर हीट देंगे क्यों? तो हीट देने के लिए हीट के साथ साथ हम चाहते हैं कुछ काम भी हो। एक्चुअली जो थर्मोडायनामिक्स है वह वर्क और हीट का कोरिलेशन है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू वर्क। आप सभी लोग जानते हैं, शुरू से आप विज्ञान में पढ़ते रहते हैं। तो QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U, लेकिन हम ऐसा हीट देंगे क्यों जिससे कोई काम होता ही नहीं हो? तो हम हीट देते हैं किस कंडीशन में? तो QP प्रेशर कांस्टेंट के कंडीशन में। प्रेशर जब कांस्टेंट हो तब हम हीट देते हैं, तो तब ये QP कहलाता है, और ये QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यानी जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का ये रिलेशन है, ये रिलेशन एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर पर वैलिड रिलेशन है। और कांस्टेंट प्रेशर पर देखो आप कि QP हो गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। यानी कि ये देखिए QP हो गया U2 प्लस P V2 माइनस U1 प्लस P V1। ये एक्सप्रेशन पर आप ध्यान दीजिए। अब इस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का काम हो गया। यहां पर अभी फिर थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक पे इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां ये U और P भी, U है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, यह पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें जो टर्म जुड़ रहा है वो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम का टर्म, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम का भी डायमेंशन निकालोगे तो ये डायमेंशन भी आपको वर्क का डायमेंशन या एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी तो ये चीज इसमें जुट रहा है। तो हम U प्लस PV को एक नया थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, थर्मोडायनामिक पैरामीटर से बताते हैं, और इसको कहते हैं दिस इज इक्वल्स टू H। दिस H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि QP इक्वल्स टू H2 माइनस H1, यानी कि डेल्टा H। सो व्हाट इज एंथैल्पी? अब हम एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं कि एंथैल्पी क्या है। तो एंथैल्पी मैथमेटिकली U प्लस PV के बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क एनर्जी के बराबर, और चेंज इन एंथैल्पी हीट गिवन टू कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है। हीट गिवन टू कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल है। तो एनर्जी के जगह पर हम लोग टर्म यूज करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लास 11 के बुक में पीरियोडिक टेबल पहले दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक्स बाद में है, और थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एंथैल्पी डिस्कस करते हैं, और उससे पहले ही पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना पड़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन चलेगा। और लर्निंग का जो काम है वो कंफ्यूजन से ही शुरू होता है। व्हेन यू आर गेटिंग कंफ्यूज, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग। ये बड़ी अच्छी बात है। तो प्रेशर कांस्टेंट यहां पे हो गया QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर जो है एंथैल्पी के बराबर है। और एंथैल्पी ऐसे सभी एनर्जी ट्रांजिशंस के साथ जुड़ा हुआ टर्म है। तो एंथैल्पी को समझने के लिए हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है, फिर आगे इस पे चर्चा होगी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, जब आप केमिकल थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक पे जाएंगे तब, या BSc पार्ट 2 में। तो हम इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करें? तो इसको डिफाइन करते हैं एंथैल्पी चेंज associated when 1 mole of an isolated
gaseous atom is changed into its cation and thereafter. ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक बार फिर से ये परिभाषा देखिए, एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड व्हेन वन मोल ऑफ एन आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, जब वो बिल्कुल अलग थलग है, ये नहीं कि एटम किसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मान लो आप 2 4 5 लोग हो, एक साथ जा रहे हो, तब आपका जो है कोई पॉकेट मार ले, इसकी संभावना कम होती है। लेकिन जब आप अकेले हैं, सबसे अलग हैं, तो आसानी से कोई आपके जेब से पैसा निकाल के भाग सकता है, पॉकेट मार सकता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और चेंज इनटू इट्स कैटायन। और ये कैटायन भी किस फॉर्म में बनेगा, तो गैसियस फॉर्म में बनेगा, ये ध्यान देने का है। एंड देयर आफ्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर आफ्टर हियर? देयर आफ्टर जो है यह कहता है कि यह प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। आप टेक्स्ट बुक में ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं कि एनर्जी चेंज एसोसिएटेड व्हेन मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग रिलीज्ड, मोस्ट लूजली बाउंडेड एटम्स आर गेटिंग रिलीज्ड। तो वो भी ठीक ही है ये, लेकिन ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन है एंथैल्पी चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे मान लो सोडियम एटम है, ये गैसियस स्टेट में, देखो सोडियम सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन ये सोडियम हम कैसे लिखेंगे, तो गैसियस स्टेट में लिखेंगे। अब इसमें हम लोग इस सोडियम के एक मोल को हम आयनिक फॉर्म में चेंज कर दें, एक मोल इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हो गया। ये एक केमिकल रिएक्शन के रूप में देखिए, जिसमें 1 जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है पीछे, इसमें सॉरी, इसके पीछे हमारा ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 मोल सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में 1 मोल कैटायनिक सोडियम और 1 मोल इलेक्ट्रॉन देता है। और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी कहलाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान इसमें क्या होगा, तो आप देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 तरह से लिखा रहता है। एक तो हम लोग इस सोडियम में इसके एरो के ऊपर डाल दें, कि सोडियम एटम के एरो के ऊपर डाल दीजिए। जैसे यहां पर आप लगभग 496 किलो जूल की एनर्जी देंगे, तो ये होगा। और इसको हम लोग डेल्टा एच आई स्टैंडर्ड ऐसे भी लिखते हैं। आई यहां पर हो गया आयनाइजेशन के लिए। आजकल जो है आप थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक देखेंगे तो डेल्टा एच और आई जो है दोनों के बीच में लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में। आई स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन, और ऊपर में जो ये सिंबल है ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वह 1 बार प्रेशर का है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर 1 बार का होगा, और उस समय जो रिएक्शन कराए जाएंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म का रिएक्शन कहलाएगा। तो इसमें हमको ये हो गया 496 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल सोडियम गैस। अब 1 मोल सोडियम गैस में सोडियम के कितने संख्या होगी, सोडियम एटम की कितनी संख्या होगी, तो सोडियम एटम की संख्या यहां होगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतनी ही संख्या में यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसको एवोगाड्रो नंबर के बराबर भी हम लोग कहते हैं, और इतनी ही संख्या में यहां पर सोडियम आयन भी बनेंगे, यही एवोगाड्रो नंबर है। और इसमें 23 ग्राम सोडियम है, मतलब 23 ग्राम सोडियम सॉलिड को हमने यहां पर सोडियम के गैसियस फॉर्म में बदला है, तो उसमें आपको एनर्जी लगेगा 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारा हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी की परिभाषा। इसको हम लोग IE1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, IE1, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब यदि हमने फर्स्ट लिखा है तो कोई सेकंड भी होगा, कोई थर्ड भी होगा, कोई फोर्थ भी होगा। तो जैसे सोडियम एटम से, सोडियम के आयनिक फॉर्म से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हम चाहते हैं कि एक और मोल इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तब जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो कहलाएगा IE2। अब सोचिए कि IE2 का मान ऑब्वियसली काफी ज्यादा होगा, IE1 से ज्यादा होगा। फिर IE3, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे, इस सिस्टम से। तो जैसे जैसे हम आगे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे
वैसे वैसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो I1 इज लेस देन I2, दैट इज लेस देन I3, और ये उससे भी कम, और धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। इस कॉन्सिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू के मतलब होते हैं, ये बात ठीक से समझिए। कॉन्सिक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इसका भी सिग्निफिकेंट मान है। और इस सिग्निफिकेंट वैल्यूज के मीनिंग होते हैं, उनसे हम लोग कई तरह की चीजें आगे निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से नोट्स लिखने के लिए जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स के लिए भी लिखेंगे कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी is enthalpy change associated when one mole of an isolated gaseous atom is changed into its cation and thereafter, और यहाँ पर I1 I2 वगैरह का मान उनको बताना है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। दूसरा हम लोग इसमें लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जेड स्टार। तीसरा हम लोग लिखते हैं इसमें नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन किस तरह के ऑर्बिटल से निकालना है उस पर भी ये डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल्स देकर के आपको बताएंगे। और तीसरा है, चौथा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो ये चार फैक्टर हैं, ध्यान रखिए। ये चार फैक्टर को आपको पढ़ना है, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान निर्भर करता है। अब ये जो पहला दो फैक्टर है, यदि एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आप सभी लोग समझते हैं कि साइज बड़ा होगा तो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स का मान कम होगा, क्योंकि कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स FCOUL हम लिखते हैं कूलम्बिक के लिए। FCOUL ये होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो Q1 यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको K Z स्टार इंटू इलेक्ट्रॉन बाय R स्क्वायर। अब देखिए Z स्टार ऊपर है तो Z स्टार ज्यादा होगा, तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान भी ज्यादा होगा, और तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर द अट्रैक्शन फोर्स एंड हायर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। और पहला फैक्टर जो R है उसका मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। ये देखो, जेड स्टार का मान बढ़ा तो F का मान बढ़ा, F जेड स्टार ऊपर है, R का मान बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटेगा। तो बड़े साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, यदि कोई आम का बगीचा आपका घर से काफी दूर है तो वहां से आम तोड़ना बिल्कुल आसान है, और इसलिए आम अमरूद हम लोग घर के नजदीक लगाते हैं। और यदि जेड स्टार ज्यादा है तो फिर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो इस दोनों फैक्टर को, और R जो है यहाँ पर स्क्वायर में है, इसको यहां ध्यान रखना है, R स्क्वायर में है तो R का इंपैक्ट ज्यादा होगा। अब हम लोग R और जेड स्टार के बारे में जो पढ़े हैं, पहले ट्रेंड्स जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, उसके आधार पे देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे बता सकते हैं। तो जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, ये कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले R का ट्रेंड देखिए, ये बताया है आपको कि इधर जाने से ये डिक्रीज करता है और नीचे आने से ये इंक्रीज करता है। और जेड स्टार जो है, ये देखो, इसका हम लोग इधर कहते हैं कि जेड स्टार इस तरफ जाने से, लेफ्ट टू राइट जाने से ये इंक्रीज करता है,
और नीचे लगभग ये कांस्टेंट रहता है। कल निकाल के बताया था कि सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड स्टार का मान कितना होता है, याद है 2.2 होता है। तो 2.2 से ये कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। अब इस दोनों फैक्टर को मिलाइए, एक साथ ऑपरेट करता है, क्योंकि ये रिलेशन एक साथ ऑपरेट करता है, तो आप यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड दिखा सकते हैं कि आईई पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाने से इंक्रीज करेगा और नीचे आने से ये डिक्रीज करेगा। तो बात समझ में आई, पहला रेडियस, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों पैरामीटर पर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। आईई तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जाने से ये इंक्रीज करता है और ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, सॉरी। अब देखिए दो एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट पीरियड का है, दो एलिमेंट, हाइड्रोजन इस कोने पर और हीलियम इस कोने पर। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी का मान आप सबने निकाला होगा, ये 1312 किलो जूल पर मोल है। ये हम लोग जब बोर्ड्स थ्योरी पढ़ते हैं तो बोर्ड्स थ्योरी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कैलकुलेशन से भी हम ये बात निकालते हैं कि हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 1312 किलो जूल है और हीलियम के लिए वैल्यू लगभग 2320 किलो जूल पर मोल का आता है। जो भी वैल्यू है आयनाइजेशन एनर्जी का वो किलो जूल पर मोल में ही है, यूनिट इसका किलो जूल पर मोल हम लोग लिखते हैं। तो ये 1312, ये 2320। और हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी का मान, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन काम है। सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कोई एलिमेंट पूछे कौन सा है, द आंसर इज हीलियम। अब इस ग्रुप में देखो कि यदि हम लोग हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ये लिखते हैं जो अल्कली मेटल्स है, तो इस अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या है? तो लिथियम में ये लगभग 503 है, 496 है, पोटासियम ये 418 है, फिर ये 403 है और ये 396 या 7 है। ये किलोजूल पर मोल में है। लेट मी चेक द डेटा वंस। Yes, it's a 520. Sorry, this data is 520, 496, 419 or 18. You can write. It's also good. And then 403, 375. तो मैंने थोड़ा सा डेटा रेटिफाई कर लिया है, आप याद रख सकते हैं, वो भी ठीक ही है। लिथियम का 520, सोडियम 496, देन वी हैव फॉर पोटेशियम इट इज 419, रुबिडियम इट्स 403 एंड सीडियम इट्स 375। तो पीरियोडिक टेबल में नीचे, ऊपर से नीचे, कमिंग डाउन द ग्रुप, ये एनर्जी का मान देखो घट रहा है। और ये जो घटता है, ये क्यों घटता है? तो साइज बढ़ता है, यहां देखो साइज इंक्रीज करता है और जेड स्टार कांस्टेंट रहता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब इससे, इस आयनाइजेशन एनर्जी से हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिस एटम पर जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है जिस एटम का, वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव कैटायन बनेगा, और इस पॉजिटिव कैटायन में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है और इधर जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज करता है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सिक्वेंसेस भी हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यहां पर डिक्रीज किया लेफ्ट टू राइट जाने में, और ऊपर से नीचे आने में ये इंक्रीज किया। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। हाँ भाई, मैं समझ रहा हूं कि आपको लगता होगा कि सर ने फ्रांसियम क्यों नहीं लिखा।
तो फ्रांसियम सीजियम के नीचे है, और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अक्सर आपको फ्रांसियम का डेटा नहीं रहता है। नॉर्मल पर्पस के लिए हम लोग फ्रांसियम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यदि 4 चॉइस दिए हुए रहते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसमें सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और फ्रांसियम रहे तो आप फ्रांसियम को भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर सीजियम के बारे में पूछा जाता है। अब आप देखिए कि इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में तो आपने देखा है कि हाइड्रोजन 1312 और ये इधर जाने से इंक्रीज किया हीलियम, लेकिन जरा सा हम लोगों को देखना है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। हाँ, सेकेंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट है आप बताइए। लिथियम, यस, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। अब इसमें से पहला एलिमेंट लिथियम, इसका हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 520, 520 आयनाइजेशन एनर्जी का मान, आयनाइजेशन एनर्जी I1 किलो जूल पर मोल में 520। ये वैल्यू हम लोग जब बेरिलियम के लिए लिखते हैं तो 899, देन फॉर बोरॉन इट्स 801, it's a carbon 1086, for nitrogen 1403, for oxygen it's a 1314, for fluorine it's a 1681, and for neon it's a 2080। अब ये डेटा जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे तो जो दूसरा और तीसरा फैक्टर है हम उसको भी इससे समझ सकते हैं। ये लिथियम से बेरिलियम जाने में इंक्रीज किया, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन पर आने में ये डिक्रीज करता है। एरो डाउन का मतलब डिक्रीज करना। यहां से ये फिर इंक्रीज करता है 2 में, कार्बन और नाइट्रोजन में, और यहां पर फिर थोड़ा सा देखिए ये 1314 पे डिक्रीज किया, फिर यहां से ये इंक्रीज करता है। इसका यदि हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ देखिए इस तरह से होगा। लिथियम 520, 899, थोड़ा सा ये घट गया, फिर ये इंक्रीज किया यहां, फिर थोड़ा सा डिक्रीज, और ये ऐसे बढ़ा। नियम यहां पर 2080 है, और ये लिथियम का हो गया 520। ये ग्राफ आपको देखोगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से जेड, और इधर हमारा I1 का मान किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू कैन सी इन द एनसीईआरटी बुक्स, देखा होगा आपने। तो चलो, ये दो जगह पे वैल्यू डिक्रीज क्यों करता है, ये जनरल ट्रेंड से अलग क्यों हो जा रहा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग तीसरे और चौथे पैरामीटर्स को देखेंगे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी जो हमने बताया है उसको देखते हैं। तो उसको क्या देखते हैं, तो आप देखो बोरॉन और बेरिलियम का, तो बेरिलियम और बोरॉन में क्यों घट गया, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। अब यहां देखो कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और यहां इलेक्ट्रॉन 2p से निकलेगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका 2s में है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p में। तो s और p में क्या अंतर है, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल डम्बेल है इस तरह का। अब ये डम्बेल है p ऑर्बिटल, तो ऑब्वियस है कि ये जो है थोड़ा न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेचर ऑफ ऑर्बिटल बदलने से उस p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बदल गया, शेप बदल गया। p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो जैसे ही दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, एक बात। दूसरा, ये p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है 6, या एक p ऑर्बिटल है तो px में 2, py में भी 2, और pz में भी 2 हो सकता है, लेकिन यहां पर p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है s में, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 डबल एरो अपोजिट डायरेक्शन में मिला के लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि स्पिन पेयर्ड हो गया, और जब स्पिन पेयर्ड हो गया तो थोड़ा सिस्टम स्टेबल होगा। तो इस स्टेबल सिस्टम से s ऑर्बिटल से, जिसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लग रही है, और थोड़ी नहीं अच्छी एनर्जी है। बेरिलियम में 899, और बोरॉन में यह एनर्जी 100 किलो जूल का एनर्जी घट गया, और ये एनर्जी जो है वो
801 का है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो भी आपको समझ में आए। एक फैक्टर हम लोग यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए, अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2p z1। देखो p कोई ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल है px py pz। ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। तो px py और pz ये ऑर्बिटल है जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से p ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। लेकिन p ऑर्बिटल नहीं है। px py pz में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और हुंस रूल से हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि एक एक करके सभी इलेक्ट्रॉन भरेगा। इलेक्ट्रॉन से अवॉइड पेयरिंग एज फार एज इट इज पॉसिबल। हुंस रूल बिल्कुल आसान है। ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाता है जब तक यह करना जरूरी नहीं हो जाए। जब तक यह जरूरी नहीं हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2px1 2py1 2pz1। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन के कारण ये सिस्टम हो गया हाफ फील्ड। हाफ फील्ड जिसको हम लोग बॉक्स डायग्राम में ऐसे भी बना के आप देखते हैं, +1 0 -1 ये उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान है। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये हाफ फील्ड सिस्टम हुआ। तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओजोन ऑक्सीजन। सॉरी, 1s2 2s2 2p x में अब यहां 2 कर दो, 2py में 1 2pz में 1 px py pz किसी में भी 1 और 2 कर सकते हैं, मतलब एक लेवल इसमें पेयर्ड हो गया। अब ये सिस्टम हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहां है, यह एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हाफ फील्ड से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन यदि ऑक्सीजन प्लस बना दे तो इस समय इसको थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 का हो गया, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 का है। तो 2p4 और 2p3 में जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आयनाइजेशन एनर्जी के मान को थोड़ा सा प्रभावित करता है और लगभग 90 किलो जूल से यहां पर एनर्जी